स्वागत है आपका एक बार फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का पाठ 1। वो क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। इतिहास पाठ 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पहला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों तथा इतिहासकारों ने हड़प्पा की लिपि को रहस्यमयी क्यों माना है? कारणों को स्पष्ट कीजिए। आपका ये क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसका होगा कि हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। उसमें कुछ चित्र जैसे चिन्ह बने हुए हैं, चित्र भी हैं और चिन्ह भी बने हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस लिपि में वर्णमाला नहीं है। यह लिपि वर्णमालीय नहीं है। जैसे आज की लिपि, आपकी किताबें जिस लिपि में लिखी गई हैं, देवनागरी लिपि में, जो हिंदी की किताबें हैं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं, ये वर्णमालीय लिपि है। इसमें वर्ण है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। उसमें चित्र बने हुए हैं और बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। इसमें चिन्हों की जो संख्या है वो बहुत अधिक पाई गई है। लगभग 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह हड़प्पाई लिपि में पाए गए हैं। ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी हुई पाई गई है। एक मोहर पर यह लिपि लिखी हुई पाई गई है, जिसका दायां हिस्सा अधिक चौड़ा और बायां हिस्सा कम चौड़ा पाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती होगी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक रहस्यमय लिपि है, वर्णमालीय नहीं है। हड़प्पाई सभ्यता में बहुत सारी पुरावस्तुएं पाई गई हैं जिन पर यह लिपि लिखी हुई या छपी हुई पाई गई है। जैसे हड़प्पाई मोहर, तांबे के औजार पाए गए हैं, मर्तबान पाए गए हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं, आभूषण पाए गए हैं जिन पर इस लिपि के चिन्ह पाए गए हैं। कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि उन पुरावस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर हड़प्पाई लिपि छपी हुई या लिखी हुई पाई गई है। तो ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा जो लंबा अभिलेख मिला है उसमें लगभग 26 चिन्ह उसमें पाए गए हैं। तो हड़प्पाई लिपि जो है वो रहस्यमय लिपि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका 2013, 2018, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हड़प्पाई शहरों की जल निकासी प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको हड़प्पाई शहरों में जो सबसे अनोखी जो विशेषता हड़प्पाई शहरों में पाई गई है वो जल निकास प्रणाली की ही पाई गई है। 2013, 18 और 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नियोजित जल विकास प्रणाली हड़प्पाई नगरों में पाई गई है। उनकी खास और सबसे अच्छी विशेषता बताई जाती है। जो जल निकास प्रणाली है उसमें नालियां, जो सड़कें हैं और नालियां हैं वो ग्रिड पद्धति पे आधारित बनाई गई हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। ऐसा लगता है कि शहरों को योजना बनाकर बसाया गया और सबसे पहले नालियां बनाई गई, नालियों के साथ गलियां बनाई गई और इसके बाद ही उनके आसपास आवास बनाए गए, घर बनाए गए। घरों के गंदे पानी को गली की नाली के तक लाने के लिए उसे एक दीवार के साथ से गुजरना पड़ता था। मतलब एक दीवार गली के साथ सटी हुई मकान में होती थी जिसके नीचे से बहती हुई नाली मिलती थी गली की नाली में। साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। गलियों की नालियों को ढका हुआ रखा जाता था और जगह जगह उनमें मेनहोल दिए जाते थे। मतलब ऐसे पत्थरों से या ईंटों से ढका जाता था जिनको सफाई के लिए उठाया जा सकता है। तो हम ये पाते हैं कि जल निकास प्रणाली जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है वो हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशेषता बताई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू या हड़प्पाई सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस कथन को उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जो पाठ है उसके तीसरे टॉपिक में ये आता है कि संभवतः ये किताब से कई बार लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। 2010, 2013, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने नगर पाए गए हैं उनमें शहरीकरण के अवशेष या विशेषताएं पाई गई हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, धोलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ी बनावली जो हरियाणा में है, सभी में शहरी केंद्र होने की विशेषताएं पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो को ही लिया जाए जो पाकिस्तान में है, ये 2 भागों में विभाजित है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है पूर्वी भाग के मुकाबले। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता है। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया प्रतीत होता है। पूर्वी भाग थोड़ा बड़ा है, इसे निचला शहर भी कहते हैं। निचले शहर में लोगों के मकानों के, उनके भवनों के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब आवासीय भवनों के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि पश्चिमी भाग जो दुर्ग कहलाता है उसमें शासकों के रहने के अवशेष पाए गए हैं, बड़ी संरचनाएं भी पाई गई हैं। शहरों में जो निचले शहर में आवास पाए गए हैं उनमें गृह स्थापत्य कुछ इस प्रकार से है कि आंगन के चारों तरफ घरों में कमरे बनाए गए हैं। आंगन का प्रयोग वो खाना बनाना और बाकी आदि घरेलू कामों के लिए, कताई करने के लिए, सूत काटने के लिए करते होंगे। घर का दरवाजा गली में खुलता है और एक कमरे में जिस दरवाजा जो घर का जो गली के सामने है उसमें उसके साथ ही एक कुआं बनाया जाता था ताकि राहगीर भी उस जल का प्रयोग कर सकते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी एकांतता मतलब अपनी जो अपनी एकांतता का बड़ा ध्यान रखते थे, वो अपनी व्यक्तिगतता का ध्यान रखते थे। कोई भी बाहरी उनके जीवन में हस्तक्षेप ना करे। इसके लिए जो घर का मेन दरवाजा है उससे सीधे आंगन को नहीं देख सकते थे। आवासों में कुएं पाए गए हैं, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में 2 बड़ी संरचनाएं भी पाई गई हैं। एक माल गोदाम जो संभवतः अनाज इकट्ठा रखने का या कोई और खाद्य पदार्थ इकट्ठा रखने का बड़ा गोदाम पाए गए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार भी पाया गया है। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है। संभवतः वो लोग इसमें इस जल जो भरते थे वो पास के ही एक कुएं से पानी लेते थे। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था और जलाशय से गंदे जल को साफ करने के लिए नालियां भी बनी हुई थी। उत्तर और पश्चिम दिशा में इस विशाल स्नानागार में सीढ़ियां बनी हुई हैं जिनके जरिए तल तक जा सकते थे। ईंटों में पानी रिसके जमा ना हो इसलिए जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध किया गया था प्रतीत होता है। जलाशय के आसपास शायद कपड़े बदलने के लिए कुछ कमरे भी बने हुए पाए गए हैं। तो विशाल स्नानागार का क्वेश्चन कई बार 3 नंबर का भी आ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। तो दुर्ग में जो 2 बड़ी संरचनाएं पाई गई हैं उसमें एक माल गोदाम और विशाल स्नानागार पाए गए हैं। विशाल स्नानागार का प्रयोग हो सकता है वो त्योहार के समय स्नान के लिए, धार्मिक स्नान के लिए, अनुष्ठानिक स्नान के लिए करते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पाई संस्कृति में सत्ता या शासक वर्ग के अस्तित्व के संबंध में क्या तर्क वितर्क दिए जाते हैं, इनकी विवेचना कीजिए।
2013, 2016, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब है, क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग था या लोग अपने फैसले, निर्णय समुदाय स्वयं ले लिया करते थे? तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो हड़प्पाई समाज में बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिलते हैं जिससे लगता है कि उन काम के पीछे जटिल फैसले लिए जाते होंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने स्तर पर उन काम को करता हुआ नहीं लगता है। जैसे दूर दराज से कच्चा माल लाने की बात हो, दूर दराज जैसे ईरान से, अफगानिस्तान से कोई बहुमूल्य पत्थर या धातु लाने की बात हो, या राजस्थान के खेतड़ी से तांबा लाने की बात हो, तो ये इस तरह के जटिल फैसले सामूहिक स्तर पर और हो सकता है सत्ताधारियों के द्वारा लिए जाते होंगे। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा स्थलों से ईंटें मिली हैं। एक अजीब बात यह है कि इन ईंटों का जो अनुपात है वो सभी हड़प्पा स्थलों में, चाहे वो राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में हो, कालीबंगन राजस्थान में हो, धोलावीरा और लोथल चाहे गुजरात में हो, या फिर पाकिस्तान के स्थल हो जैसे चन्नोदड़ो या मोहनजोदड़ो या लोथल हो, ईंटों का अनुपात, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात समान पाया गया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 में पाई गई है, जिससे ये लगता है कि बहुत सारी पुरावस्तुओं के निर्माण में कुछ ऐसे मानदंडों का प्रयोग किया जाता था, मानदंडों का अनुसरण किया जाता था, पालन किया जाता था, जो संभवतः किसी शासक वर्ग के द्वारा ही निर्धारित किए गए होंगे। तीसरा पॉइंट, मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन भी मिला है। कुछ पुरातत्वविदों का यह मानना है कि यह महल रहा होगा। इसे प्रासाद की संज्ञा भी दी गई है, मतलब एक बड़ा महल ये हो सकता है। चौथा पॉइंट, एक पत्थर की मूर्ति पाई गई है जिसे पुरोहित राजा कहा गया है। संभवतः पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के पुरोहित राजाओं के से इसकी समानता दर्शाते हुए, मेसोपोटामिया के राजा की समानता दर्शाते हुए इस पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की मूर्ति मानते हैं। पांचवा पॉइंट, कुछ पुरातत्वविदों का यह मानना है कि हड़प्पा के समाज में शासक न होकर सभी की स्थिति समान थी, और कुछ पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का यह मानना है कि वणिक समुदाय मतलब व्यापारी समुदाय शासक वर्ग का काम करता होगा। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यह भी संभव है कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक ना होकर अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में अलग अलग शासक रहे हों। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अलग शासक रहे हों, गुजरात के धोलावीरा में अलग शासक रहे हों, राजस्थान के कालीबंगान में अलग शासक रहे हों, हरियाणा के बनावली में अलग शासक रहे हों। जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि कुछ पुरावस्तुओं में समानता मिलती है मानदंड की, उनकी ऊंचाई, चौड़ाई की, उनकी गुणवत्ता की। बस्तियां नियोजित बसाई हुई लगती है, ईंटों का अनुपात एक जैसा है, मनके बनाए जाते थे, बहुमूल्य काम किया जाता, बाट एक तरह के पाए गए हैं, जिससे लगता है कि जटिल फैसले कुछ लोगों के द्वारा, संभवतः राजा के द्वारा लिए गए होंगे। तो इससे ही अनुमान निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जरूर शासक रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पाई संस्कृति के पतन के क्या कारण थे? यह क्वेश्चन 2016-2013 में आ चुका है। बहुत सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के पतन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण लोग उस जगह को छोड़ के चले गए होंगे, वहां रेगिस्तान बढ़ गया होगा, जलवायु परिवर्तन आ गया होगा, खेती बाड़ी कम हो गई होगी और लोग छोड़कर चले गए। वनों की अत्यधिक कटाई से भी जलवायु परिवर्तन आ गया होगा। वनों की कटाई से जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, बारिश कम आ गई होगी। एक संभावना ये भी है कि पंजाब की जो नदियां हैं वो हड़प्पा के क्षेत्रों से ही बहती हुई जाती थी, सिंधु नदी भी
उन्हीं क्षेत्रों से बहती हुई जाती है। हो सकता है कि बाढ़ के कारण भी ये सभ्यताएं नष्ट हो गई हो, ये सभ्यता नष्ट हो गई हो। एक संभावना ये बताई जाती है कि नदियों के सूख जाने से भी या उनके मार्ग बदलने बदलने से भी हड़प्पा स्थल नष्ट हो गए हो, सभ्यता का पतन हो गया हो, या सभ्यता में जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि का अधिक उपयोग किया गया हो, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ हो और सभ्यता का पतन हो गया। कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद में चोलिस्तान, जो पाकिस्तान का राजस्थान से सटा हुआ भाग है, वहां से लोग चले गए। 1900 ईसा पूर्व के बाद कुछ परिवर्तन इस तरह के देखने को मिलते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर जा रही थी। जैसे धीरे धीरे भौतिक संस्कृति में बदलाव आ रहा था, बड़े सार्वजनिक भवन बनाने बंद हो गए थे, भवन निर्माण की जो कला है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, पुरावस्तुएं जैसे बाट, मोहरे, मनके, ये बनाने धीरे धीरे बंद हो गए थे और इनकी गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा ह्रास हो गया था, कमी आ गई थी। लेखन के जो साक्ष्य मिले हैं वो धीरे धीरे कम हो गए, लंबी दूरी के व्यापार भी धीरे धीरे बंद होते चले गए, आवास निर्माण की तकनीक में धीरे धीरे ह्रास होता चला गया, गुणवत्ता में कमी आती चली गई। इस तरह से एक पूरी की पूरी शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी व्यवस्था एक ग्रामीण जीवन शैली में बदलती हुई लगती है और सभ्यता का पतन हो गया। बाद में इन्हीं संस्कृतियों को, जो शहरी संस्कृति से बदलकर गांव की संस्कृति में बदल गई, इन्हीं को अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ कारण थे सभ्यता के, हड़प्पाई संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के पतन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हड़प्पाई निवासियों के निर्वाह के तरीकों को स्पष्ट कीजिए, 2015 में आया है। यहाँ ये ध्यान रहे कि हमें उन अनाजों के या उन जीवों के नाम पेपर में जरूर लिखने हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उनके जीवन निर्वाह के क्या तरीके थे, मतलब उनके जीवन में खान पान किस तरह से चलता था, किस तरह से उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो हड़प्पाई सभ्यता में खेती करने के सबूत हमें मिलते हैं, जैसे वहां गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल के दाने प्राप्त हुए हैं हड़प्पाई स्थलों से, जिससे पता चलता है कि संभवतः उनके भोजन में ये चीजें शामिल थी और वो खेती बाड़ी करके ये उगाते होंगे। बाजरे के दाने राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन कम प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई निवासी जरूर पशुपालन करते होंगे। हमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो पशुपालन करते होंगे और इनके मांस, दूध, ऊन आदि का प्रयोग करते होंगे। इसके अलावा कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं। जंगली सुअर, घड़ियाल, हिरण की हड्डियां भी पाई गई हैं, लेकिन हम पक्का पक्का ये नहीं कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि वो इन जानवरों का जो इन जानवरों से मांस या खाल प्राप्त करते थे, वो स्वयं शिकार करके प्राप्त करते थे या शिकारी समुदायों से प्राप्त करते थे, क्योंकि लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और जो भी हमारी हड़प्पा की जानकारी है, सिंधु सभ्यता की जानकारी है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही, पुरावस्तुओं के आधार पर ही टिकी हुई है। मछली और पक्षियों की भी हड्डी पाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि ये भी भोजन के हिस्से रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कनिंघम कौन था? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उसने किन वृत्तांतों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि कनिंघम का भ्रम क्या था और उसका ये भ्रम किस कारण था। 2013 और 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में। तो कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वो विभाग है जो पुरातात्विक इमारतों की सुरक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है, उन्हें बचा कर रखता है, भावी पीढ़ियां उन्हें देखती रही, हम लोग उन्हें
देखते रहें, उनका अध्ययन करते रहें और सीखते रहें। कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में जब वो डायरेक्टर जनरल बने, उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन शुरू करवाए ताकि भारत के इतिहास को जाना जा सके। लेकिन कनिंघम की जो रुचि थी, कनिंघम की तो जो जानकारी थी, वो चीनी बौद्ध यात्री जो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, यात्रा का वर्णन लिखा, उन साक्ष्यों के आधार पर कनिंघम ने भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी से संबंधित थी। मतलब कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी और यही समझा जाता था कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो गंगा नदी की घाटी में नए शहरों के बसने से, नगरों के बसने से शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की शुरुआत से होती है, क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत चीन बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत ही थे। इसलिए कनिंघम को जब एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मोहर दिखाई तो कनिंघम को लगा ये भारत के इतिहास की लगभग 5वीं 6ठी जो ईसा पूर्व का समय है उससे संबंधित ये है। यही कनिंघम का भ्रम कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हड़प्पा सभ्यता की कोई जानकारी नहीं थी। तो ये कनिंघम का भ्रम 2013-2016 के एग्जाम में आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का एक और पार्ट बनाएंगे, जिसमें इसी पाठ के कुछ और क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।